Now today let's start with chapter number 4, life in rural areas. Now we will study about how the people in the rural areas, ठीक है, पहले कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. Now impact of British economic was. The people in the village were self-sufficient, and before the advent of British, they produced most of the produce they needed and lead an easy and comfortable life. ब्रिटिश के आने से पहले लोग बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, जो उनको खाना है जितनी उन्हें नीड थी वो उगाते थे और खाते थे. ठीक है. द फार्मर्स हैड राइट ओवर देयर लैंड एंड दे हैड टू पे ओनली पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज रेवेन्यू. अगर नेचुरल कमेटी आ जाती है ड्रॉट और फ्लड, रेवेन्यू वाज इधर रिड्यूस्ड और फिर उसको वेव ऑफ करा जाता. ठीक है. कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसी. द कमिंग ऑफ ब्रिटिश चेंज द सिचुएशन एंड रेवेन्यू बिगन टू बी कलेक्टेड बाय एजेंट्स ऑफ द आर्मी. रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? जो कंपनी के एजेंट्स होते थे, वो फिक्स्ड होता था एंड हैड टू बी पेड इन कैश. नो कंसेशन ऑफ टू बी गिवन. आपकी अगर क्रॉप सेल भी हो गई है तो भी आपको किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं दिया जाएगा. एज अ रिजल्ट द इंडियन पीपल पर्टिकुलरली पीजेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन वर अंडर ग्रेट हार्डशिप. तो जो बैटल ऑफ क्लास होता है, इट्स मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी. After acquiring political authority in Bengal, the company annexed monopoly over commerce in Bengal. And after the victory in Battle of Buxar, company got right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa. जब वो Battle of Buxar जीत जाते हैं, फिर उनको right मिल जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का. Revenue was fixed and the company appointed official to collect it. Revenue had to be paid in cash and there was no remission. ठीक है. रेवेन्यू हमेशा आपको कैश में पे करना पड़ेगा और किसी भी तरीके का रेमिशन नहीं होगा, चाहे आपको क्रॉप उगे या ना उगे या किसी भी तरीके की क्राइसिस आ जाए, ड्रॉट आ जाए, फ्लड हो जाए, वो नहीं होगा. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज अ वाइटल फैक्टर. अ ह्यूज फंड वर नीडेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. कौन कौन सा था? परमानेंट, महलवाड़ी और आपका रैयतवाड़ी. रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और लास्टली और इजारदार. ठीक है. अगर हम बात करें महलवाड़ी का, इसमें क्या होता था? जो ऑनर जो होता था लैंड का या किसी ग्रुप का, विलेज का, उसे हम महल कहते हैं. ठीक है. उसका काम था कि वो कलेक्ट करेगा. फिर है आपका रैयतवाड़ी. रैयतवाड़ी में ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू रैयत. रैयत को दी जाती थी, जिन्हें हम पीजेंट्स कहते हैं. परमानेंट सेटलमेंट आता है 1973 में. वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल थे. ठीक है. कंपनी ने ऑप्शन करा राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू highest bidder. This system could not succeed, so order to ensure stable and fixed income under Governor General Lord Cornwallis, it was decided to fix land revenue of Bengal and Bihar on permanent basis. ठीक है. इसलिए कहा गया कि बंगाल और बिहार का जो लैंड रेवेन्यू इसको फिक्स करा जाए परमानेंट बेसिस पे. ठीक है. दिस सिस्टम केम टू इफेक्ट इन 1793. इस सिस्टम में क्या होता है? जमींदार बिकम द ओनर ऑफ द लैंड हु हैज टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. गवर्नमेंट को आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, जो भी हेड होगा. ठीक है. इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो ही कुड बी एविक्टेड एंड लैंड कुड बी गिवन टू समवन एल्स. एविक्ट करा जाएगा, उसका लैंड है वो किसी और को दे दिया जाए. Although the system proved to be beneficial for government, peasantry suffered badly and they were often exploited. उनको एक्सप्लॉइट भी करा जाता था कि आप और ज्यादा रेवेन्यू पे करें. एंड द सिस्टम ऑल्सो क्रिएटेड न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंड. इसने क्या करा? एक नई सोशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बनाए. महलवाड़ी सिस्टम ये आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ था. और किसने करा था? हॉल्ट मैकेंजी. और कब करा था? 1822. इसमें जो ऑनरशिप है लैंड की, वो ग्रुप ऑफ विलेज जिन्हें हम महल्स कहते हैं, उन्हें दी गई थी. और जो कलेक्शन था रेवेन्यू का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? महल्स के पास. नेक्स्ट इज रैयतवाड़ी सिस्टम. ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में. इस सिस्टम में क्या होता है? रैयत और पीजेंट्स को रिकॉग्नाइज करा ऑनर ऑफ द लैंड और वो रेवेन्यू पे करता था. बट रेवेन्यू और एक्स्ट्रोबेडेंट एंड हाई एज 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 50% आपको रेवेन्यू में देना पड़ेगा. इजारदारी सिस्टम. ड्यूरिंग वॉरेन हास्टिंग टेन्योर दिस सिस्टम केम टू बी इंट्रोड्यूस. इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ ऑप्शन कहा जाता है बिकॉज लैंड वॉज गिवन टू हाईएस्ट बिडर. बिडर क्या होता था? ऑफिशियली ऑफर करता था मोर देन ही कॉट एक्चुअली पे, कि जितना वो पे कर सकता उससे ज्यादा. ये जो कंडीशन थी फार्मर की मिजरेबल हो गई, क्योंकि इसमें क्या था? जो बिडर था
वुड एक्सपेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम देम, सबसे ज्यादा वो उससे ही क्या करता था, इनसे निकालता था। फिर उसके बाद बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात करते हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा रूरल लाइफ पे और इकोनॉमिक। Impoverishment of the peasantry. The condition of peasants was deteriorated due to policy of British rule. वो कंडीशन थी peasants की वो deteriorate हुई क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से the sole intention of government was to collect more and more. जो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट करना। नो स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इरिगेशन या कुछ और फैसिलिटी। इन्होंने भी किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लिया कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, इरिगेशन को अच्छा बनाएंगे और कुछ और अदर फैसिलिटी, इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फेलियर ऑफ मानसून ब्रॉट अबाउट ड्रॉट एंड फेमाइन, लैक्स ऑफ पीपल डाइड, और वर्स्ट फेमाइन इस पीरियड के टाइम पे। फिर दूसरा था रूरल डेप्थनेस, मतलब जो पीजेंट्स हैं दे हैड टू सर्वाइव ऑन मेयर्स इनकम एंड दे वर कंपेल्ड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, और अपनी जो लाइफ की नेसेसिटी है वो लोन लेके पूरी करते थे। द मनी लेंडर चार्ज इन्फ्लेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ पीजेंट फेल टू पे देयर ड्यूज इन टाइम। जो लैंड्स होते थे वो उनके मनी लैंडर से पैसे जो स्ट्रेच हमें करते थे दोस मनी फ्रॉम द मनी लैंड। सबलेटिंग ऑफ लैंड, many of the zamindars had large land holding. It was not possible for them personally to collect revenue. जैसे vast area, they appointed people to the task. The people in turn employed others to do job. Large number of middlemen were created whose only aim was to extract more and more money from the farmer. इनका क्या काम था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम द फार्मर। इस कंडीशन में फार्मर क्या होगा, बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड फिर उसके बाद करते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। According to existing law of United States, farmer land after his death was equally divided among his son. ये joint ownership थी, land was given away to landholder. Earning from small lands were not enough to sustain family cultivation, and means of earning was the only way of living. उसके बाद cultivation of crops. In the beginning of 19th century, cash crops जैसे indigo, jute, oilseed, sugarcane, tea, coffee, cotton were on the राइस, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ये प्रॉफिटेबल थे फॉर द ब्रिटिश एज दे वर वाइडली यूज्ड इन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्यों ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिटेबल थे? क्योंकि इनका यूज करा था ब्रिटिश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। फार्मर ऑल्सो गेट मोर मनी फ्रॉम देयर प्रोडक्ट बट इट रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड। लेकिन क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इनको गरज से जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था उसमें डिक्लाइन हुआ और एक एक्यूट शॉर्टेज हुई फूड सप्लाई। It was also one of the major factor for resentment among the farmers. एक resentment हुई among the farmers. अब crops of Europe की बात करेंगे। Now the British also realized that the countryside could not yield revenue. It could also grow the crop that Europe required. But late 18th century में company was trying its best to extend cultivation of opium. क्योंकि जो कंपनी थी वो बस क्या चाह रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन को एक्सपेंड करें, किसके, ओपियम की और इंडिगो। डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। क्लोथ्स को डाई करने के लिए फ्रांस में, ब्रिटेन में, इटली में इंडिया का जो इंडिगो था उसकी डिमांड थी। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट, और जो इसका प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई। However, cloth dyers preferred indigo as a dye. Indigo produced rich blue color, और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर है उन्होंने परसुएट करा विद गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, कि आप क्या करें, जो बैन है इंडिगो के इम्पोर्ट को उसको हटा दीजिए। एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर, बट वाइल द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज, जो एक्सिस्टिंग सप्लाई थी वेस्ट इंडीज और अमेरिका से वो कोलैप्स हो गई। क्यों कोलैप्स हो गई? बहुत सारे रीजन थे। नाउ क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन डिड सेपरेट लुक फॉर न्यू सोर्सेज। अब जो लोग थे ब्रिटेन के वो नया सोर्स से जोड़ने लगे थे इसके सप्लाई के लिए। नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो। फ्रॉम लास्ट डिकेड 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेटेड इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली, एंड नाउ बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड। अब जो बंगाल का इंडिगेट था वो क्या कर रहा था, इंडिया मार्केट में डोमिनेट, वर्ल्ड के मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। एज इंडिगो ट्रेड ग्रो, वो कमर्शियल एजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। Attacked by the prospect high profit numerous continent, British came to India और वो क्या बन गए, प्लांटर्स बन गए। They become planter
प्रॉब्लम्स विद निच कल्टीवेशन. अब एक निच कल्टीवेशन जो थी उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. They attempted to lease the land around the indigo factory, evict the peasant from the area, but this always led to conflict. इससे कुछ नहीं होता था, खाली लड़ाई झगड़ा टेंशन हो जाती थी. जो निच कल्टीवेशन था और लार्ज स्केल रिक्वायर्ड उसको ज़्यादा प्लोइंग बुलक्स और ज़्यादा लेबर चाहिए होती. नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज और इन्वेस्टिंग ऑन परचेज और जो मेंटेनेंस था वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. Nor could supply easily got from the peasants. Plough and bullocks were busy in their lives. Again, exactly at that time, the indigo cultivation planters needed them. और indigo planters को उनकी क्या थी? नहीं. Indigo farming on रैयत लैंड. अब indigo farming हो रही थी रैयत पे लैंड. अंडर रायते सिस्टम जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स करा गया रैयत को कि वो साइन करे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. Those who signed the contract got cash advance from the planter. पर लेकिन किस पे? लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. बट द लॉन कमिटेड रैयत टू कल्टीवेट इंडिगो कितने पे? खाली 25% ऑफ द एरिया. व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट, न्यू लोन वाज गिवन टू रैयत एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑन. जैसे आपने प्लांटर को दे दिया उसके बाद आपको दोबारा से नया लोन मिल जाएगा, ऐसी ये साइकिल चलती है. द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो एंड साइकिल ऑफ लोन नेवर एंड. और जो साइकिल के लोन के कभी एंड ही नहीं होते. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted soil rapidly. After the indigo harvested land could not be sown with rice. This also led to conflict and tension. Right? इतने ज़्यादा वो हो जाते कि राइस उस पर अच्छे से करें. Now, peasant revolution. The various revenue laws by the British government hit the peasant hard. पहला मेजर रिवोल्ट जो था बंगाल में, किससे? सन्यासी और फकीर करते हैं. And British government has reasonably long time to suppress the revolt. 1796 जो सुनार रिवोल्ट था बिहार में और बंगाल में, वो कंटिन्यू रहा टिल 1860. नाउ फराजी मूवमेंट, इट वाज लेड बाय दादू मियान. ही वाज अ मुस्लिम. ही कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू सो इंडिगो. उसने कहा कि आप इंडिगो को ना उगाएं. फिर आती है वहाबी मूवमेंट. इट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद ऑफ बरेली. ही वाज लीडर ऑफ वहाबी सेक्ट. इन्होंने फॉर्म करा मुस्लिम हु वांटेड टू रिवाइव इस्लाम. इंडिगो रिबेलियन, 19th century में इंडिगो रिबेलियन took place in Bengal. Thousands of farmers they refused to grow indigo anymore. कि अब हम किसी भी तरीके का इंडिगो नहीं उगाएंगे. Revolt often become violent and many occasions planters and their men were eager attempt or chased away. Many village headmen जो थे they were forced to sign indigo contract and mobilize indigo peasants और इन्होंने pitch battle भी fought करे लाठियों से. As the rebellion spread, intellectual from Kolkata rushed to Indigo district. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the Pragsar from assault. Now, the commission asked Rayat to fulfill their existing contract, but told them that they could refuse to produce indigo in future. कि अगर आपको फ्यूचर में बोला जाए इंडिगो प्रोड्यूस करने को, तो आपको नहीं करना है. After the result, जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई? बंगाल में collapsed. ठीक है? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.